Hello everyone. So here we are recontinuing our last topic, which was Indian Contract Act. So the topic for today is void agreements. हम जब essential elements of a valid contract पढ़ रहे थे तो एक एलिमेंट था कि हमारा जो एग्रीमेंट होता है ये हमारे लॉ ने अगर इसके क्लियरली वॉइड डिक्लेयर कर दिया है तो हमारा एग्रीमेंट कभी भी वैलिड एग्रीमेंट नहीं बन पाएगा। तो ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं जो हमारे लॉ ने वॉइड डिक्लेयर किए हुए हैं, मतलब उनमें सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होने के बावजूद भी दो पार्टीज़ है, एग्रीमेंट है, फ्री कंसेंट है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, उन लोगों के अंदर कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने की, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल है, आपका कंसिडरेशन भी लॉफुल है, कंसिडरेशन है भी कॉन्ट्रैक्ट में, लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी आपने पूरी कर ली है, फिर भी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे लॉ ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया है तो वो एग्रीमेंट कभी भी वैलिड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं जिसे हमारे लॉ ने वॉइड डिक्लेयर किया है? An agreement not enforceable by law is said to be void. It does not create any legal obligation. अगर ये एग्रीमेंट void है तो दोनों पार्टीज़ के लिए कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होगा। There are some agreements which have been expressly declared as void by the Contract Act, और इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम उन्हीं एग्रीमेंट्स के बारे में सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं जो कि हमारे लॉ ने जिन्हें क्लियरली void डिक्लेयर कर दिया है। Such agreements are void because law declared them void even though they may have all the essentials of a valid contract. उनके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, फिर भी उन एग्रीमेंट्स को void डिक्लेयर कर दिया गया है। सबसे पहला एग्रीमेंट बाय इनकॉम्पिटेंट पर्सन। कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जिनमें एसेंशियल एलिमेंट ना होने की वजह से वो void है, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम पहली बार इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि वो चीज़ें हमें नहीं पता है कि हमारे लॉ ने क्लियरली जिन्हें void डिक्लेयर कर दिया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनकॉम्पिटेंट पर्सन। अगर कोई इनकॉम्पिटेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें एसेंशियल एलिमेंट ना होने की वजह से ही वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। इनकॉम्पिटेंट कौन होता है? सबसे पहला माइनर, नंबर 2 अनसाउंड माइंड का इंसान, और तीसरा हु इज़ डिसक्वालीफाइड बाय लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। नेक्स्ट, एग्रीमेंट मेड अंडर बायलैटरल मिस्टेक एज टू अ मटीरियल फैक्ट। कल हमने पढ़ा था कि मिस्टेक्स दो तरह की होती। कल मतलब जब लास्ट हम ये पढ़ रहे थे, यानी हमने जो चैप्टर किया था फ्री कंसेंट, उसमें हमने पढ़ा था कि मिस्टेक्स क्या होती है। मिस्टेक का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ के बारे में एरोनियस बिलीफ रखते हैं। और मिस्टेक्स भी दो तरह की होती है। एक होती है मिस्टेक ऑफ लॉ, कि आपको लॉ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक्स ऑफ फैक्ट दो तरह की होती है, बायलैटरल, यूनिलैटरल। बायलैटरल मिस्टेक यानी वहाँ जहाँ दोनों पार्टीज़ गलती कर देती है, और यूनिलैटरल जहाँ पे एक पार्टी गलती करती है। तो यहाँ बायलैटरल मिस्टेक की हम बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो बायलैटरल मिस्टेक की वजह से हुआ है, जहाँ दोनों लोगों के अंदर किसी तरह का एरोनियस बिलीफ था, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मिसकंसेप्शन था, उससे अगर कोई एग्रीमेंट बन जाता है तो वो एग्रीमेंट वॉइड कहलाता है। और हमने शुरू में पढ़ा था कि वॉइड एग्रीमेंट्स में दोनों पार्टीज़ पे लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होती। तो ये उस तरह के एग्रीमेंट्स हैं जहाँ पे ऑफरर और ऑफरी दोनों पे ही किसी तरह की लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होंगी। नेक्स्ट, एग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट इज़ अनलॉफुल। या तो आपका कंसिडरेशन और आपका ऑब्जेक्ट पूरी तरह से अनलॉफुल है, और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर आपका कंसिडरेशन और अगर आपका ऑब्जेक्ट पार्टली, यानी अगर उसका कुछ पार्ट भी अनलॉफुल है, तो भी आपका एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? वॉइड कहलाएगा। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि अगर आपने एक फ्लोर पे दो फ्लैट्स है, और दोनों के दोनों फ्लैट्स आपने वो दोनों फ्लैट्स रेंट पे लिए हैं, ठीक है। एक फ्लैट में तो आप खुद रहते हैं, और दूसरे फ्लैट में आप गैम्बलिंग का काम करते हैं, बेटिंग करते हैं, ठीक है। तो जिस फ्लैट में आप रहने के लिए आप जिस फ्लैट को यूज़ कर रहे हैं वहाँ आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल है, और जो गैम्बलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं वो फ्लैट आप उसके पीछे आपका ऑब्जेक्ट क्या है? अनलॉफुल है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ऐसा होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस एग्रीमेंट को जो आपने लैंडलॉर्ड के साथ किया है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट डिवाइजिबल है, यानी अनलॉफुल लॉफुल को डिवाइड किया जा सकता है, तो उसको जो कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल था वो तो वैलिड हो जाएगा, और जो अनलॉफुल था वो वॉइड हो जाएगा। और अगर ऐसा है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एग्रीमेंट को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। मतलब अगर कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे लोगों का आधा ऑब्जेक्ट लॉफुल होता है और आधा ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होता है, आधा कंसिडरेशन लॉफुल होता है, आधा कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है। मैं आपको कह रही हूँ कि आधा पेमेंट तो आपको कैश में कर दूँगी, और आधा पेमेंट मैं आपको कोई ड्रग सप्लाई कर दूँगी, या इस तरह की कोई चीज़ प्रोवाइड करवा दूँगी। तो कंसिडरेशन भी हो सकता है पार्टली लॉफुल, पार्टली अनलॉफुल हो सकता है। तो अगर आप इस तरह के एग्रीमेंट को डिवाइड कर सकते हैं, लॉफुल अनलॉफुल को अलग अलग कर सकते हैं, तो जो लॉफुल है वो वैलिड हो जाएगा, जो अनलॉफुल है वो वॉइड हो जाएगा। और अगर ये डिवाइजिबल नहीं है तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट ही वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट, अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, बिना कंसिडरेशन के अगर आपको बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा है तो वो गिफ्ट्स और चैरिटी में काउंट होता है, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में काउंट नहीं होता।
कुछ ऐसे इसके भी एक्सेप्शंस है जो हम इसी चैप्टर में यानी कंसिडरेशन का जो अलग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ने वाले हैं। यहाँ हम इतना समझ लेते हैं कि वो एग्रीमेंट्स जिनमें कंसिडरेशन नहीं होता वो वॉइड माने जाते हैं। नेक्स्ट, अब आप एक बार के लिए 9th और 11th पॉइंट पढ़ लीजिए, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जो एसेंशियल एलिमेंट से मिलते जुलते हैं। बाकी हम जो पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं वो इस चैप्टर में बिल्कुल पहली बार आए हैं। तो सबसे पहला, एग्रीमेंट ऑफ द मीनिंग ऑफ विच इज़ अनसर्टेन। ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसमें ऐसे टर्म्स यूज़ हुए हैं जिसका मतलब क्लियर नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं ऑयल में डील करती हूँ, यानी जो तेल होते हैं उनमें डील करने वाली हूँ, और मैं सब तरह के ऑयल्स में डील करती हूँ, मतलब मैं मस्टर्ड ऑयल में, कोकोनट ऑयल में, ऑलिव ऑयल में, सब ऑयल्स में डील करने वाली हूँ, सबको डील करती हूँ, सेल करती हूँ। और अगर मैं आपसे कहती हूँ कि 10 क्विंटल ऑयल मैं आपको सेल कर दूँगी इस पर्टिकुलर इस अमाउंट पर, ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है कि मैं कौन से ऑयल की बात कर रही हूँ, तो हमारा जो एग्रीमेंट है वो क्या है। अगर मैंने ये चीज़ क्लियर नहीं की है कि मैं आपको मस्टर्ड ऑयल सेल करने वाली हूँ इस प्राइस पे, या मैं आपको कोकोनट ऑयल सेल करने वाली हूँ, तो मतलब हमारे जो टर्म्स है, हमारा जो एग्रीमेंट का मीनिंग है वो क्या है, अनसर्टेन है। और जहाँ अनसर्टेनिटी होती है वो एग्रीमेंट्स कभी भी वैलिड एग्रीमेंट्स नहीं बन पाते हैं। नेक्स्ट, एक बार जो लास्ट पॉइंट है वो देखते हैं, एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल थिंग्स और इम्पॉसिबल एक्ट्स। अगर आप इस तरह का कोई प्रॉमिस करते हो, इस तरह के एग्रीमेंट्स करते हो जहाँ पे जिस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए आपने प्रॉमिस किया है वो ही इम्पॉसिबल है, उसको परफॉर्म करना ही पॉसिबल नहीं है, तो आपका एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि किसी मरे हुए इंसान में जान डाल दूँगी, तो इस तरह के एक्ट्स, इस तरह के एक्शंस हमेशा क्या होते हैं, इम्पॉसिबल होते हैं। तो वो काम जो इम्पॉसिबल होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए अगर कोई प्रॉमिस किया गया, एग्रीमेंट किया गया, तो वो एग्रीमेंट वॉइड माने जाएंगे। अब हम बात करते हैं जो अलग से 4 पॉइंट यहाँ पे आए हैं हमारे सामने। सबसे पहला, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अगर आप किसी को शादी करने से रोकते हैं, मैरिज करने से रेस्ट्रेन करते हैं माइनर के अलावा, तो वो एग्रीमेंट्स क्या कहलाते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26, एवरी एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर। एक माइनर के अलावा, माइनर को हम शादी करने से रोक सकते हैं, लेकिन माइनर के अलावा किसी और को, किसी मेजर को अगर आप शादी करने से रोकते हैं या उसका जो राइट है शादी करने का उसको रेस्ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट होगा वॉइड कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए, एक्स और वाई, एक्स वाई से कहता है कि तुम कभी शादी मत करना, बदले में मैं तुम्हें 1 लाख रुपए हर महीने तुम्हें देता रहूँगा, या कोई पर्टिकुलर अमाउंट है जो मैं तुम्हें दे दूँगा अगर तुम शादी नहीं करोगी। तो वाई वो पैसा ले लेता है और उसके बाद में वो शादी कर लेता है, तो एक्स वाई पे कोई केस नहीं कर सकता, क्योंकि वाई के पास ये जो राइट है मैरिज करने का, इसको किसी भी एग्रीमेंट से, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से रेस्ट्रेन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। किसी को व्यापार करने से, किसी को बिजनेस करने से, किसी को अपने प्रोफेशन को एक्सरसाइज करने से कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमें जो राइट्स मिले हैं उसमें भी हमें एक राइट मिला है कि हम कहीं भी मतलब फ्री होकर ट्रेड कर सकते हैं, प्रोफेशन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। और ये जो राइट हमें मिला है ये हमें पब्लिक पॉलिसी के फेवर में मिला है, तो ये राइट हमसे कोई स्नैच नहीं कर सकता। और इसके अगेंस्ट हम मतलब हमारे पास जो राइट होता है ट्रेड करने का, इसको हमसे छीनने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा, वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनीवन इज़ रेस्ट्रेन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन। एक और बात, यहाँ पे जिस ट्रेड की, जिस बिज़नेस की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन को एक्सरसाइज करने की बात कर रहे हैं, वो लॉफुल ट्रेड और लॉफुल बिज़नेस की बात कर रहे हैं। कोई अगर इलीगल काम करता है, कोई अगर अनलॉफुल काम करता है तो उसको हम रोक सकते हैं, लेकिन अगर लॉफुल अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको कोई भी आपकी बिज़नेस में को रेस्ट्रेन करने वाला कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपसे नहीं कर सकता। ट्रेड ऑफ बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज़ टू दैट एक्सटेंड वॉइड। अगर मतलब जहाँ तक वो लॉफुल है तब तक आपके पास ये राइट है कि आपको कोई ट्रेड के लिए रेस्ट्रेन नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप कोई इलीगल काम करते हैं, अनलॉफुल काम करते हैं, तो आपको बेशक रोका जा सकता है। दिस रूल इज़ सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस, और वो एक्सेप्शंस क्या क्या है। सबसे पहला, सेल ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस। सबसे पहले क्या चीज़ है, अगर कोई अपने बिज़नेस की गुडविल को सेल करता है, अगर मैं सेलर हूँ, अपने बिज़नेस की गुडविल को मैंने सेल किया है, तो जो बायर है वो मुझे रेस्ट्रेन कर सकता है कि मैं ऐसा सिमिलर बिज़नेस नहीं करूँगी, ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर एरिया में, इस जियोग्राफिकल एरिया में दोबारा ये बिज़नेस नहीं करूँगी, ठीक है, या फिर इस टाइम लिमिट तक 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक मैं ये सिमिलर बिज़नेस में नहीं करूँगी। तो इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस मुझ पर लगाए जा सकते हैं अगर मैंने अपनी गुडविल को सेल किया है। ये जितने भी एक्सेप्शन हम पढ़ रहे हैं, ये एक्सेप्शन नेचर से ऐसा लगता है कि किसी को ट्रेड से रोक रहे हैं, रेस्ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इन सारे के सारे एक्सेप्शंस को वैलिड माना जाता है। नंबर 2, पार्टनरशिप। मतलब हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो सिर्फ एक ही एक्सेप्शन दिया गया है, उसके अलावा पार्टनरशिप एक्ट में ये रेस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं, एक्सेप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला,
पार्टनरशिप में अगर आप पार्टनरशिप फर्म में होते हैं तो आप पे इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं कि आप इस फर्म के अलावा किसी और फर्म में काम नहीं करेंगे, सिमिलर बिजनेस खुद से शुरू नहीं करेंगे, यानी आपको ट्रेड से रेस्ट्रेन करने के लिए आप पे कंडीशंस लगाई जा सकती है। नंबर 2, रिटायरिंग पार्टनर, आपकी पार्टनरशिप फर्म से अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस पर भी आप इस तरह की कंडीशन इम्पोज कर सकते हैं कि तुम बाहर जाकर सिमिलर बिजनेस नहीं करने वाले हो, इस तरह का कोई बिजनेस नहीं करोगे, इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं करोगे, इतने टाइम तक नहीं करोगे। एक बात ध्यान रखना, जिन कंडीशंस को आप लगाएंगे वो कंडीशंस रिजनेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन, अगर फर्म का आप डिसोल्यूशन कर रहे हैं, फर्म बंद हो रही है, इस केस में भी कुछ ऐसे पार्टनर्स या सारे पार्टनर्स पे कंडीशन लग सकती है कि यहाँ से बाहर निकलने, यानी फर्म से बाहर निकलने के बाद में, डिसॉल्व होने के बाद में इस पर्टिकुलर टाइम तक इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में हम सिमिलर बिजनेस नहीं करेंगे, ठीक है, हम इस तरह की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट नहीं करेंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हम यहाँ इस एरिया में नहीं करेंगे। और गुडविल, अगर एक पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर अपनी गुडविल को बेचता है तो वो भी गुडविल का सेलर हो गया, तो वो भी उस सिमिलर बिजनेस को कंडक्ट नहीं कर सकता और उस बिज़नेस को दोबारा से शुरू नहीं कर सकता, और पर्टिकुलर एरिया में और पर्टिकुलर टाइम में। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने लायक है कि पार्टनरशिप एक्ट में ये कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ में ये भी कहा गया है कि जो भी कंडीशंस इनसे जुड़ी हुई होगी वो सारी की सारी कंडीशंस रिजनेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट, सोल सेलिंग और एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट। कुछ ऐसे सेलर्स, कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो पर्टिकुलर एक ही प्रोड्यूसर से सामान खरीदते हैं, यानी उन प्रोड्यूसर्स का सारा सामान खरीद लेते हैं, और ऐसा भी होता है कि वो जो सेलर होता है वो आप क्या ही प्रोडक्ट सेल करेगा, मतलब आप भी उस पर कंडीशन पुट कर सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा सामान तुम सेल करोगे और हमारे अलावा तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव का, किसी भी दूसरे प्रोड्यूसर का सामान सेल नहीं करोगे। इस कंडीशन में उस एक्सक्लूसिव डीलर पे आप इस तरह की कंडीशंस लगा सकते हैं कि आपके अलावा वो किसी और कॉम्पिटिटर के सामान में डील नहीं करेगा, उसके सामान को नहीं बेचेगा। तो भले ही उसकी फ्रीडम पे आप फुल स्टॉप लगा रहे हैं, उसकी फ्रीडम को आप स्नैच कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस जो होती है, इस तरह के रेस्ट्रेंट जो होते हैं वो लीगल होते हैं। नेक्स्ट, सर्विस एग्रीमेंट। आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, आपके अंडर जो काम करते हैं, आप उन पे एग्जांपल के लिए हम यहाँ बात करते हैं डॉक्टर की। अगर एक डॉक्टर ने किसी जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको किसी एक प्रैक्टिशनर को अपना एक असिस्टेंट अपॉइंट किया 5 साल के लिए, और उसके साथ एक जो एग्रीमेंट बनाया उसमें कंडीशन थी कि अगले 5 साल तक तुम मेरे नियर बाय एरिया में, यानी एग्जांपल के लिए तुम मेरे आसपास 5 किलोमीटर में कहीं पे भी खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, यानी अपना क्लिनिक तुम नहीं ओपन कर सकते। वो असिस्टेंट 1 साल तक डॉक्टर के साथ काम कर रहा था, लेकिन 1 साल के बाद वहाँ से काम छोड़ के चले गया, और अब जैसे ही उसने वहाँ से काम छोड़ा, उसने अपना एक क्लिनिक उसी एरिया में ओपन कर लिया। अब जो डॉक्टर है वो उस प्रैक्टिशनर को, यानी जो असिस्टेंट था, उसको क्लिनिक खोलने से और वो जो सर्विसेज वो दे रहा है वो देने से उसे रोक सकता है, क्योंकि जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था उसमें एक कंडीशन थी, और वो जो कंडीशन थी वो रिजनेबल थी और वैलिड थी। तो आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी आपके बिज़नेस के जो सीक्रेट्स होते हैं वो कहीं बाहर ना चले जाएं, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हम रोक सकते हैं, मतलब उनको ट्रेड करने से, उनको और कहीं काम करने से, सिमिलर काम करने से हम उनको रेस्ट्रेन कर सकते हैं, और इस तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो वैलिड माने जाते हैं। नेक्स्ट, ट्रेड कॉम्बिनेशंस। ट्रेड कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं? ट्रेड कॉम्बिनेशंस होते हैं कुछ एसोसिएशंस होते हैं, मतलब कुछ कंपनीज आपस में मिल जाती है, और वो मतलब उनके जो ट्रेड के एथिक्स होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो प्राइस होती है चीज़ों की, वो मिलकर डिसाइड करते हैं, और सब सेम प्राइस पे ही, सेम कंडीशन, सेम रूल्स और सेम रेगुलेशंस के साथ बिजनेस करते हैं। उनमें से कोई भी अगर किसी रूल को तोड़ देता है या प्राइस से ज़्यादा या कम प्राइस पे सामान बेच देता है, तो जो बाकी कंपनीज़ है, जो एसोसिएशन के बाकी मेंबर्स, जो कॉम्बिनेशन के बाकी मेंबर्स है, वो उन पर केस कर सकते हैं। यानी हम जो कंपनीज हमारे एसोसिएशन में है, जो कंपनीज हमारे कॉम्बिनेशन में है, उनको हम रेस्ट्रेन कर सकते हैं, उनको हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे भी जो अपनी फ्रीडम होती है उसको परफॉर्म करने के लिए हम उनको रोक सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ आइस मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक है, और वो आइस मैन्युफैक्चरर्स पर्टिकुलर, मतलब उन लोगों की जो एक एसोसिएशन बनी हुई है, उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि ये फिक्स प्राइस है, इससे ज़्यादा इससे कम हम नहीं लेंगे। अब ये लोग क्या करते हैं कि इनका एक फंड होता है, उस फंड में सारा पैसा आ जाता है, और उसके बाद में जो भी प्रोपोर्शन डिसाइडेड होता है उस प्रोपोर्शन में उसको डिवाइड कर लेते हैं, प्रॉफिट को डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितने भी जितने भी कंपनीज होती है, जितने भी प्रोड्यूसर्स इनके अंदर, इन एसोसिएशन के मेंबर्स होते हैं, इन कॉम्बिनेशंस के मेंबर्स होते हैं, उनको इन्हीं कॉम्बिनेशन के टर्म्स पे, रेगुलेशंस पे, रूल्स पे काम करना पड़ता है। इनसे बाहर जाकर वो ट्रेड और अपने बिजनेस को कैरी नहीं कर सकते। नेक्स्ट,
एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, यानी लीगल प्रोसीडिंग को रोकने वाला। मतलब अगर आपके पास किसी कॉन्ट्रैक्ट में लीगल राइट्स आ जाते हैं, ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, बी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, तो ए के पास जो लीगल राइट्स हैं वो लीगल राइट्स अगर बी उससे लेना चाहता है तो ये राइट बी के पास नहीं है। हमारे पास जो लीगल राइट्स होते हैं, हमारे पास जो लीगल एक्शंस हम ले सकते हैं, उन एक्शन से हमें अगर कोई रेस्ट्रेन करता है, रोकता है, तो वो एग्रीमेंट्स वॉइड माने जाते हैं। All agreements which interfere with the course of justice are unlawful and are void as these are against public policy। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं। Such provisions are: Number 1, every agreement by which any party is restricted absolutely from enforcing his right। अगर पार्टी के पास जो लीगल राइट्स होते हैं आप उनको स्नैच करने की कोशिश करते हैं, उन्हें परफॉर्म करने, उन्हें यूज़ करने से रेस्ट्रिक्ट करते हैं। नंबर 2, एवरी एग्रीमेंट विच लिमिट्स द टाइम विद इन विच एनी पार्टी में इन्फोर्स हिज राइट। और एक बात, आपके पास अपनी लीगल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, यूज़ करने के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है। अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा बनाया जाता है जो उस टाइम को लिमिट करने की कोशिश करता है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास किसी पे केस करने के लिए 3 साल का टाइम है, क्लेम करने के लिए 3 साल का टाइम है, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें उस टाइम को 3 साल की जगह पे 1 साल तक लिमिट करने की कोशिश की जाए, तो उस तरह के एग्रीमेंट्स को वॉइड एग्रीमेंट कहा जाएगा। मतलब आपके लीगल राइट जो आपके पास होंगे, लॉ आपको जितना टाइम देता है अपने राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, उस टाइम को लिमिटेड करने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट बनाया जाता है तो वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है। एग्रीमेंट्स विद अनसर्टेन मीनिंग हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है वेजरिंग एग्रीमेंट्स ऑफ वेजर। जो बेटिंग एग्रीमेंट्स होते हैं बेसिकली उन्हें वेजरिंग एग्रीमेंट्स कहा जाता है, जहाँ पे ये वो एग्रीमेंट्स होते हैं जहाँ पे पार्टीज़ कैश को एक्सचेंज करती है। और किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किसी इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है। यानी जो रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट का डिसीजन डिपेंड होगा किसी एक अनसर्टेन इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे। वेजर और वेजरिंग agreement is an agreement between two persons in which one person agrees to pay a certain sum of money or money is worth। या तो आप पैसा देंगे, उस वर्थ का कुछ और चीज़ दे देंगे, to another on the happening or non happening of specific फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। कोई ऐसा इवेंट जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब अनसर्टेनिटी है उस इवेंट के होने पर या ना होने पर, हम उस पार्टी को या तो पैसा देने वाले हैं, उस वर्थ का कुछ और चीज़ देने वाले हैं। तो इस तरह के एग्रीमेंट्स को वेजरिंग एग्रीमेंट्स, बेटिंग एग्रीमेंट्स या वेजर कहा जाता है। अ वेजरिंग एग्रीमेंट इज़ वॉइड अंडर द एक्ट। सबसे पहली बात तो हमारा इंडिया ऐसी कंट्री है जो वेजरिंग एग्रीमेंट्स को, जो बैटिंग को, जो वेजर को टोटली इलीगल मानती है। तो इलीगल होने की वजह से भी ये एग्रीमेंट्स क्या कहलाएंगे, वॉइड कहलाएंगे। असेंशियल्स ऑफ अ वेजर, सबसे पहला एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स, वन ऑफ द पार्टीज विंस एंड द अदर वन लूजेज। ये वो एग्रीमेंट्स होते हैं जहाँ पे एक पार्टी जीत जाती है, दूसरी पार्टी हार जाती है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये वो एग्रीमेंट्स होते हैं जहाँ पे इवेंट होगा या नहीं होगा ये दोनों पार्टीज़ के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। अगर ये कंट्रोल में है तो ये वेजर या वेजरिंग में काउंट नहीं होगा। एक भी पार्टी अगर इसे कंट्रोल कर सकती है तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। इट इज़ अ प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज़ वर्थ, या तो आप पैसा देंगे या उस वर्थ का कुछ और दे देंगे। ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट, किसी इवेंट पे डिपेंड करता है। यानी IPL के मैचेस पे हमने पैसा लगा दिया कि अगर ये पर्टिकुलर ये टीम जीत जाएगी तो आपको पैसा मिल जाएगा, हार जाएगी तो आपको पैसा देना पड़ेगा। नेक्स्ट, द इवेंट इज़ अनसर्टेन इन नेचर। ये जो इवेंट्स होते हैं अनसर्टेन होते हैं, कोई हार भी सकता है, जीत भी सकता है, बारिश आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, तो अनसर्टेनिटी रहती है। द पार्टीज़ हैव नो अदर इंटरेस्ट इन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट अदर देन द विन और लूज। मतलब उस इवेंट पे आपका और दूसरा कोई लालच नहीं होना चाहिए, सिर्फ हारना जीतना यही आपका इंटेंशन होना चाहिए। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो लगते हैं आपको कि ये वेजरिंग हो सकते हैं, लेकिन वो वेजरिंग की कैटेगरी में नहीं आते। मतलब वो भी अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करते हैं, लेकिन फिर भी वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स में नहीं आते हैं। वो एक्सेप्शंस ये सब है। सबसे पहला चिट फंड। चिट फंड का नेचर भी ऐसा होता है, मतलब क्या होता है कि कुछ लोग अपना एक सर्टेन अमाउंट होता है वो इकट्ठा करते हैं, मंथ के लास्ट में जो लकी विनर होता है उसको पैसा मिल जाता है। तो अनसर्टेनिटी है, लेकिन फिर भी चिट फंड को लीगल माना जाता है, वैलिड माना जाता है। कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स और शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन, शेयर मार्केट के ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो भी अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनको वैलिड माना जाता है। गेम्स ऑफ स्किल और एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं इनको भी वैलिड माना जाता है। और एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी हैपनिंग नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है, एक अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है और उससे उसे वेजरिंग एग्रीमेंट से अलग माना जाता है। आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।